हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसमें हमने काफ़ी टॉपिक पढ़ लिए थे। उसमें एक नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है ऑडिट प्रोसीजर फॉर शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का अगर ऑडिट करना स्टार्ट होगा तो सबसे पहले लिमिटेड कंपनी में कैपिटल देखी जाएगी कितने प्रकार की है। पहले कैपिटल देखी जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में हमने पहले से भी बहुत पढ़ा हुआ है कि जो कंपनी में ओनर होते हैं जिन्होंने पैसा लगाया होता है वाली कंपनी का फर्स्ट पार्ट ऑफ कैपिटल यही होती है कि इसमें कैपिटल जो है इक्विटी होगी। दूसरी होती है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये भी कैपिटल का पार्ट होता है लेकिन इसके कुछ प्रेफरेंस मतलब इसमें कुछ प्रेफरेंस होती है। डिविडेंड उन बंदों को हमेशा मिलना ही मिलना है, चाहे कंपनी में लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। स्पेशल पॉइंट्स इन ऑडिट ऑफ शेयर कैपिटल। कौन से मेन पॉइंट जो दिमाग में रखने होते हैं जब भी ऑडिट होगा शेयर कैपिटल का? सबसे पहले अथोराइजेशन ऑफ इशू। किस बंदे के पास अथॉरिटी थी जो शेयर कैपिटल जिसने इशू की होगी, उस मतलब उस क्लर्क के पास सभी प्रकार की मीटिंग के मिनट्स होने चाहिए भी कैसे उसने शेयर इशू किए थे, कितने इशू हुए, कितने सब्सक्राइब हुए। सेकंड, वाउचिंग शेयर एप्लीकेशन। कितनी शेयर की एप्लीकेशन आई, क्योंकि कंपनी जब शेयर इशू करती है, मान लीजिए उन्होंने 100 शेयर इशू किए हैं, 100 शेयर खरीदने के लिए कितने लोगों की एप्लीकेशन आई, 100 लोगों ने एक शेयर खरीदना था या 200 लोगों की एप्लीकेशन आई, कितनी है, वो सारी चीज का रिकॉर्ड चाहिए। फिर है लीगल रिक्वायरमेंट। जब शेयर इशू किए गए तो जितनी लीगल रिक्वायरमेंट थी, मींस जो एक हमें रिटर्न में एविडेंस लेना था या फिर एग्रीमेंट करना था, वो हुआ या नहीं हुआ। कंपाइलेशन रिक्वायरमेंट। कंपाइलेशन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि जब हमें लगता है कि वेरियस स्टेटमेंट होती है कंपनी को, जब लगता है किसी बंदे के साथ हमारा एग्रीमेंट हो गया है, उसके लिए जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी या जिसको कैसे बेस पे आपने शेयर इशू किए हैं, कैसे उसका पैसा आया, उसकी स्टेटमेंट बनती है ना। पहले जैसे हम शेयर इशू करेंगे, अलॉटमेंट पहले जाएगा एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर कॉल मनी आता है, या कई बार सीधा ही पूरे के पूरे शेयर होते हैं, तो उसके एक बंदे की स्टेटमेंट होगी तो वो स्टेटमेंट भी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। While doing the audit of share capital, auditor should vouch the following carefully। जब भी ऑडिटर कहता कंपनी में शेयर कैपिटल की ऑडिटिंग करेगा, उसको ये चीजें पहले से ही ध्यान में रख लेनी होंगी, मींस पहले पढ़ लेगा इन चीजों को। सबसे पहले कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसके बारे में हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा है ना। ये कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पहले से ही पढ़ लेगा, मींस कंपनी में डायरेक्टर कौन होंगे, किनकी क्या क्या जिम्मेवारी होगी, वो सारी चीजें। जो शेयर कैपिटल कितनी होगी, कितनी शेयर कैपिटल बिजनेस स्टार्ट होगा। दूसरा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जो कंपनी में डायरेक्टर कितने होंगे, उनकी ड्यूटीज, आगे मैनेजर्स होंगे, उनको कौन हायर करेगा, मीटिंग कैसे रखी जाएंगी, ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होगा। मिनट्स ऑफ डायरेक्टर मीटिंग। जितनी भी डायरेक्टर ने कंपनी में मीटिंग की है उनके जो मिनट्स बने होंगे, मींस रिटर्न नोटिस जो होंगे, वो भी ऑडिटर ने पहले पढ़ लेनी है। उसके बाद प्रोस्पेक्ट्स होता है, कंपनी जब शेयर कैपिटल इशू करती है उसके लिए प्रोस्पेक्ट पहले से ही बनाते हैं, तो वो भी ऑडिटर को पता होना चाहिए। शेयर एप्लीकेशन फॉर्म। कंपनी ने जो एप्लीकेशन फॉर्म बनाया था शेयर इशू करने के लिए, उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। लेटर ऑफ अलॉटमेंट। जिन जिन लोगों को शेयर अलॉट किए गए, मीन जिन जिन लोगों को शेयर आगे दिए गए, तो उनके लेटर भी आपके पास होने चाहिए। लेटर ऑफ रिफंड। जिन लोगों को पैसा वापस किया गया, कई बार ऐसे होता है भी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा आ गई, हम सारे शेयर तो इशू कर नहीं सकते, तो जिन लोगों को रिफंड करना है उन लोगों के लेटर होने चाहिए आपके पास। शेयर रजिस्टर्स। जब आपके शेयर इशू हो जाते हैं तो उनका एक रजिस्टर भी जरूर बनता है, रजिस्टर में सभी शेयर होल्डर्स के नाम होते हैं, तो वो भी आपको पहले ही वाउच करना होगा। कैश बुक एंड लेजर अकाउंट्स। कंपनी में जितनी भी कैश बुक बनी हुई है और प्लस जितने अकाउंट्स बने हुए लेजर में, वो सभी चीजों को पहले से ही चेक कर लेंगे। फिर है उसके बाद ऑडिट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कंपनी ने कहीं पर भी अपने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं। सबसे पहले जब भी इन्वेस्टमेंट के बारे में कहीं पढ़ने जाते हैं तो कौन कौन से पॉइंट जो है दिमाग में आते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इंटरनल कंट्रोल इवैल्यूएशन। कंपनी का अपना इंटरनल कंट्रोल कैसे है, मींस इन्होंने लिखा है पॉइंट एक्विजिशन, एस्ट्रेशन एंड डिस्पोजल इन्वेस्टमेंट। कहाँ पे किसी इन्वेस्टमेंट को अपने साथ मिला रहे हैं, किसी इन्वेस्टमेंट को छोड़ रहे हैं, या किसी इन्वेस्टमेंट पे हमारा कितना कंट्रोल है, या कौन सी इन्वेस्टमेंट हमने सेफ गार्डिंग पे की हुई है। सेफ गार्डिंग मतलब उसके लिए कोई सिक्योरिटी मिली हुई है या नहीं मिली हुई, ऐसे तो नहीं कोई पैसा इन्वेस्टमेंट किया हुआ। एक्विजिशन का मतलब होता है कहीं इन्वेस्टमेंट को अपने साथ हमने चलते चलते किसी कंपनी को अपने साथ मिला लिया, वो सारी चीजों को पहले से ही देखा जाएगा भी एक्चुअल में कंपनी ने पैसा लगाया है, सही लगाया या नहीं लगाया। सर फॉर एग्जांपल जैसे कि मतलब कोई कंपनी चल रही है। सेकंड पॉइंट है वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि जब कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें लीगल रिक्वायरमेंट जितनी भी थी वो कंप्लीट हुई या नहीं हुई, मीन्स एक रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए। जब कहीं पे इन्वेस्टमेंट किए, मान लो कोई शेयर खरीदे हैं या किसी कंपनी को आपसे मिलाया, उसके जो जो डॉक्यूमेंट्स थे आपके पास वो हैं या नहीं है, अथॉरिटीज किस किस पर्सन को दी गई, वो सारी चीजें आपको पहले से चेक करनी होंगी। फिजिकल वेरिफिकेशन। फिजिकल वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की होती है कि उसमें देखेगा कि डिपोजिटरी बंदा कौन था, या कस्टडी डिपोजिटरी मान ले या कस्टडी मान लो कहीं पे आपने पैसा इन्वेस्टमेंट किया
तो वहाँ पे पैसा डिपॉजिट करने वाला बंदा कौन था, कस्टडी किस बंदे के आपकी कस्टडी दी है। मान लो कोई शेयर ही खरीदते हैं आपने किसी कंपनी ने, किसी कंपनी को साथ मिला लीजिए शेयर खरीद लिए, उसकी कस्टडी किसके पास थी पहले, वो हमें सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। जब तक फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तो ऑडिट करने का कोई फायदा नहीं था। अभी ऑडिट का मतलब क्या हो गया, आपने बुक थोड़ी चेक करनी है, तो आप ये भी देखेंगे एक्चुअल में वो पैसा आया भी कंपनी के पास, या इन्वेस्टमेंट कहीं हुई भी है या नहीं है। कई बार वो लिख दिया कि कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, पता लगा कोई पार्टनर्स हैं उनके घर पे ही इन्वेस्टमेंट चल रही है, फिर उन्होंने अपने घर पर बना लिया, हमने लिख रखा है कंपनी में शेयर हमने खरीदे हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको पहले से ही चेक करनी होंगी। एग्जामिनेशन ऑफ वैल्यूएशन और डिस्क्लोजर, आपको ये भी देखना होगा कौन सी इन्वेस्टमेंट आपने खत्म की है, पहले आपने उन चीज़ों को दिखाया था या नहीं दिखाया था, अभी अगर आज दिखा रहे हैं तो कैसे जल्दी जल्दी खत्म होंगी, तो ये सारी चीज़ें देखनी होंगी। नेटिकल प्रोसीजर, नेटिकल प्रोसीजर का मतलब होता है कि अलग अलग रेशियो में हम वेरियस जो भी शेयर कैपिटल होगी या कुछ भी होगी इन्वेस्टमेंट, कहीं पे आपने इन्वेस्टमेंट की है उनकी रेशियो के अकॉर्डिंग हम कंपेरेंस करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास हर एक साल का डाटा होता है उनकी रेशियो अलग अलग निकल के आती है, तो रेशियो के अकॉर्डिंग कंपेरिजन होगा। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, मैनेजमेंट हमें कैसे रिप्रेजेंटेशन करके दिखाई है पहले वो भी चेक करना होगा। ऑडिटर जब भी कोई चीज़ चेक करने जाएंगे पहले तो मैनेजमेंट का ही डाटा चेक करते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट की इन्फॉर्मेशन से ही आगे की इन्फॉर्मेशन निकल के आती है। फिर है डॉक्यूमेंटेशन बाय द ऑडिटर, लास्ट में डॉक्यूमेंट जो ऑडिटर है वो डॉक्यूमेंट बनाएगा। उसके बाद है ऑडिट प्रोसीजर फॉर फिक्स एसेट। नेक्स्ट ऑडिट प्रोसीजर फॉर फिक्स एसेट्स, जब भी कंपनी का फिक्स एसेट्स की ऑडिट करने जाती है कोई भी ऑडिटर, तो कौन कौन से पॉइंट दिमाग में रखे जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट दिमाग में आता है गैदर एविडेंस। गैदर एविडेंस का मतलब क्या होता है, ऑडिटर जो है वो एविडेंस फाइंड करेगा जिन मतलब कंपनी ने जो है फिक्स एसेट्स दिखाई हैं, क्या कंपनी के पास एक्चुअल में वो फिक्स एसेट्स की बिलिंग वगैरह हैं। मैं ऐसे ही सीए के पास चला जाऊँ, एग्जांपल देता हूँ, मैं जैसे कल ही मैं अपने सीए के पास गया, डाटा रिपोर्ट्स लेके गया, तो वहाँ पे हमने बोला कि हमने नई कार परचेज की है, मैंने अमाउंट डाली हुई, कहता है इसका पूरा डाटा दिखाओ। हमने तो बोल दिया फिक्स एसेट्स हमारे पास है, लेकिन उसने उसका पूरा डाटा हमसे मांग लिया, मींस कार का बिल कितना था, उसकी इंश्योरेंस कितनी हुई, उसकी आरसी में कितने पैसे लगे, तो वो सारी चीज़ की डिटेल हमें देनी थी। क्योंकि सारी जितनी भी चीज आप टोटल अमाउंट एक बार में नहीं बता सकते, भी हमने कोई खरीदी है कोई भी फिक्स एसेट्स, तो उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए, क्योंकि सीए जब ऑडिट करेगा तो आपको अकेली चीज दिखानी पड़ती है। सेकंड, परफॉर्म एनालिटिकल्स। परफॉर्म एनालिटिकल का मतलब होता है कि इन्वेस्टिगेशन में सीए यही फाइंड करता है कि एक्चुअल में उतना पैसा खर्च हुआ जितना आप फिक्स एसेट्स के ऊपर दिखा रहे हो। जैसे मैंने से बोल दी 10,64,000 की हमने गाड़ी ली है, उन्होंने बोला कौन सी गाड़ी ली है, उसके ऊपर टीसीएस कट हुआ या नहीं कट हुआ, उसका बिल कहाँ है, बिल वगैरह में कुछ लेके गया ही नहीं था। तो मतलब कि उन्होंने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन उस चीज़ की करनी होती है। कहीं हम अपनी तरफ से कोई ज़्यादा अमाउंट तो नहीं दे रहे, बैंक में जितनी आपने अमाउंट पास कर दी वो सारी की सारी आपकी फिक्स एसेट नहीं मानी जा सकती, लेकिन उसमें वो अलग अलग चीज़ों के हेड में दिखाएंगे, क्योंकि यही रिपोर्ट्स आगे गवर्नमेंट के पास जाती है। अगर किसी बंदे ने कोई फिक्स एसेट ली है, किस तारीख को ली है, उसके अकॉर्डिंग वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। फिर है रिव्यू डॉक्यूमेंटेशन। जब आप उनको डॉक्यूमेंट दे देते हैं ऑडिटर्स को, तो उनकी रिव्यू की जाती है। रिव्यू में यही सारी चीज़ें वेरिफिकेशन होती है, मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन, अमाउंट्स फिगर वगैरह मैच हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। इंक्वायरी एंड ऑब्जर्वेशन, फिर जब वो डॉक्यूमेंट रिव्यू करते हैं, अगर किसी प्रकार की कोई इंक्वायरी निकल के आती है तो उनको ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कोई ना कोई क्वेश्चनिंग करके सारे क्वेश्चन मीन्स उस बंदे का माइंड पढ़ लिया जाता है कि एक्चुअल में वो बंदा सही बता रहा है या नहीं बता रहा है। लास्ट में रिकैलकुलेशन, अगर कोई प्रॉब्लम निकल के आती है तो दोबारा रिकैलकुलेशन करके वो अमाउंट या फिगर्स को सही कर दिया जाता है। तो ये था आपका ऑडिट ऑफ फिक्स एसेट। हाँ, जो हम डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाएंगे, जब मैंने पहले आपको बोला भी फिक्स एसेट का इंटरव्यू ऑडिट होने जा रहा है, तो आपने अमाउंट बता दी कि हमने ये फिक्स एसेट्स इतनी तारीख को खरीद ली। मान लीजिए जैसे मैंने एग्जांपल आपको कार की दी, तो उसने बोलना भी अगर आपने कार खरीदी तो उसके डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर हैं, हम डॉक्यूमेंट लेके नहीं गए, मैंने बता दिया भी टोटल अमाउंट तो मैंने बता दी। वो मेरे से क्वेश्चन यही पूछेगा भी आरसी में कितने पैसे लगे, मीन्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है, जो आपने गाड़ी ली उसकी इंश्योरेंस के पैसे भी होते हैं, प्लस उसके जो टैक्स होते हैं वो अलग से होते हैं, गाड़ी की कीमत अलग से होती है, तो वो सभी चीज़ों का रिकॉर्ड मांगता है। हमने तो बैंक से टोटल अमाउंट कंपनी को पे कर दी, लेकिन कंपनी से हमें बिल लेने जरूरी होते हैं। जब हम उसको अलग अलग बता भी देंगे तब भी वो डॉक्यूमेंट्स हमसे जरूर मांगेगा, तो वो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने पे सारी फिगर्स को मैच करेगा, जो आपने फिगर बचाई इधर टोटल अमाउंट आपने जो बनाई हुई है वो एक्चुअली मैच करती है या नहीं करती है, क्योंकि उसको अलग अलग हेड में दिखाना होता है ऑडिटर को। ये जो हमने ऑडिट किया भी, इन्होंने जो फिक्स एसेट ली है एक्चुअल में ली है वो कंपनी अपने काम में यूज़ कर रही है। किसी प्रकार की कोई इंक्वायरी निकल के आती है
तो वो क्वेश्चनिंग करते हैं। क्वेश्चनिंग मीन उसके बाद ऑब्जर्वेशन, जैसे उन्होंने बोला भी, वो पूरी नॉलेज गेन करते हैं उसके बारे में। अगर उनको लगता है ठीक है, अगर कोई चेंजेस हैं तो दोबारा रिकैलकुलेशन करके अमाउंट को, फिगर को सही कर दिया जाता है। कई बार हमने अमाउंट्स कुछ ज़्यादा बता दी, टैक्स की कुछ कम बता दी, लेकिन टैक्स उन्हें ज़्यादा भरा हुआ था, तो वो रिकैलकुलेशन का अमाउंट तो सेम ही रहनी है बैंक वाली, लेकिन वो रिकैलकुलेशन करने का मतलब होगा कि जो कम बढ़ती है, अमाउंट कम बढ़ती हो रही है, मीन्स आपने कोई पैसे इधर ज़्यादा बता दी या पैसे उधर ज़्यादा बता दिए, उनको सही करना, उसको हम बोलेंगे रिकैलकुलेशन। फिर आपके पास नेक्स्ट जो ऑडिट है, ऑडिट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजैक्शन। ऑडिट ऑफ इन्वेस्टमेंट का हमने पहले ही पढ़ लिया है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कंपनी ने कहीं कहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, ये पॉइंट हमने पहले ही रीड कर लिए। इसमें क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या होता है कंपनी का, मेन इन्होंने जो नीचे दिखाया है, कंपनी जब इन्वेस्टमेंट का ऑडिट करवाती है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। कंपनी जब ऑडिट करती है, जब ऑडिटर ये फाइंड करना चाहते हैं कि एक्चुअल में जो पैसा दिखाया जा रहा है, कंपनी दिखा रही है हमने कहीं इन्वेस्टमेंट की है, वो एक्चुअल में हुआ या नहीं है। बहुत सारे लोगों को इन्वेस्टमेंट पे देखना होता है। मान लो किसी कंपनी के आप शेयर खरीदने जा रहे हैं, तो आप ऑडिट रिपोर्ट में कंपनी के पहले इन्वेस्टमेंट देखेंगे। भी जब ऑडिटर ने साइन किए हुए हैं तो मतलब जिम्मेवारी सही है, कंपनी एक्चुअल में जो कुछ भी दिखा रही है उनके पास इतना पैसा है। इन्वेस्टमेंट का मतलब तो ये होगा ना, कंपनी मान लो कोई कंपनी अपने साथ मिला ली, या किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, या किसी और बिजनेस को भी कंपनी अपने पैसे से चला रही है, तो वो सारे इन्वेस्टमेंट माने जाते हैं। एक्चुअल में देखना चाहते हैं कि वो बिजनेस जो चल रहा है वो ट्रांसपेरेंसी में है या नहीं है, सब कुछ प्रॉपर तरीके से सबको शो हो रहा है या नहीं हो रहा। कई बार कंपनी दिखाती कुछ हो रहा है, निकलता कुछ हो रहा है, वैसा तो नहीं है, तो इसलिए ऑडिट किया जाता है इन्वेस्टमेंट्स। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का मतलब होता है कंपनी का विद इन सिस्टम, मीन्स कंपनी डॉक्यूमेंटेशन कैसे कर रही है, रिपोर्टिंग सिस्टम कैसे है, कंपनी में अथॉरिटीज किस किस को मिली हुई हैं, ड्यूटीज ऑफ सेक्रेटरी, मीन्स किन किन ड्यूटी लोगों को कौन कौन सी ड्यूटीज मिली हुई है, हर एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक की जाती है इसमें। जब हम इंटरनल सिस्टम की बात करते हैं तो एक चीज इसमें सबसे पहले आती है एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल। कंपनी में स्पेशल पर्पस व्हीकल एक अलग से एक हम बोलते हैं सिक्योरिटाइजेशन डील होती है जिसमें चलाई जाती है। कंपनी कोई भी हम काम मान लें, जिस बेस पे मान लो मैं कोई काम करने जा रहा हूँ, एग्जाम्पल मान लीजिए कंपनी ने कोई टारगेट सेट किया है। टारगेट सारी कंपनी के लिए नहीं होता, हमको लगता है भी कुछ बंदे जो है बिल्कुल कंपनी में डाउन चल रहे हैं, उनके लिए हम एक स्पेशल से क्लास रख देते हैं, या फिर स्पेशल से कोई ट्रेनिंग, या फिर स्पेशल से एक पर्सन उनके साथ जोड़ देते हैं। तो उससे हमें फायदा क्या होता है, जब स्पेशल उन लोगों को बताया जाता है, जब ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो बंदे जो हैं, नए बंदे जो आए होते हैं, जो पुराने बंदों के साथ मिलकर वो बढ़िया काम करना स्टार्ट कर देते हैं। सेम कंपनी में भी यही चीज़ है, स्पेशल पर्पस व्हीकल। जब कोई आपका मेन मकसद एक स्पेशल होगा, कंपनी चाहती है कि मैंने इस चीज़ को फायदे में लेके आना है, तो वहाँ पे अपना एक एफर्ट्स दिखाएंगे, वो एफर्ट्स करके जो वहाँ पे लॉस हो रहा होगा उसको लॉस को दूर किया जाता है। उस तरह के व्हीकल को हम क्या बोलते हैं, स्पेशल पर्पस व्हीकल। जब भी स्पेशल पर्पस व्हीकल इन्वॉल्व किया जाता है कंपनी में, कुछ स्टेप होते हैं। सबसे पहले स्टेप देखो लिखा है, द ऑर्गेनाइजेटर आइडेंटिफाई द एसेट्स ही वांट टू सिक्योरिटाइज फॉर रेजिंग फंड्स। इन्होंने एग्जांपल ली हुई है भी कंपनी कहीं से फंड रेज करना चाहती है, मीन्स उन्होंने कोई एसेट्स या फिक्स एसेट खरीदनी है। सबसे पहले कहते हैं हम यही देखेंगे भी हमें पैसा आएगा तो कहाँ से आएगा। हमारा एक स्पेशल पर्पस व्हीकल हो गया, मैं कंपनी से मशीन खरीदना चाहता हूँ, मेरा जो बिजनेस चल रहा है, मैं चाहता हूँ कि वो बिजनेस में से मैं अपनी एसेट्स, जमीन जो मेरे पास पैसा है, जैसे बैंक में जो पैसा है, मैं उसको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करना चाहता। भी अगर मैं ये चीज़ हिलाता हूँ तो मेरे बिजनेस के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, तो वो चलते हैं भी एक स्पेशल पर्पस व्हीकल में। सबसे पहले मैंने देखा कि पैसा आएगा तो कहाँ से आएगा। सेकंड, एसपीवीज फॉर्म, स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर्म किया जाता है, मीन्स उनमें कुछ बंदों की जिम्मेवारी लगाई जाती है, कौन कौन से बंदे कैसे कैसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। थर्ड में लिखा, एसपी इज फंडेड बाय द इन्वेस्टर एंड एसपीवी इशू द सिक्योरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स। एसपीवी में जो बंदे हैं इन्वेस्टमेंट करेंगे, मीन्स अपने आप बंदे किसी बंदे को लेके आएंगे, जो बंदे उस पैसे लगाएंगे उनको शेयर सर्टिफिकेट इशू किए जाएंगे। एसपी एक्वायर द रिसीवेबल अंडर एग्रीमेंट एंड द डिस्काउंटेड वैल्यू। जो स्पेशल पर्पस व्हीकल जो चलाया जाता है उसमें जब भी शेयर इशू किए जाएंगे वो डिस्काउंट बेस पे इशू किए जाते हैं। कंपनी हमेशा उन बंदों, जिस बंदे से पैसा इन्वेस्टमेंट करवाएगी, उसको कुछ ना कुछ ऑफर करते हैं, क्योंकि कंपनी को तो पैसे की जरूरत होती है। कंपनी इस टाइम में कंपनी तो प्रेशर में होती है, पैसा इकट्ठा होगा तो हम पैसे इकट्ठे से अपनी एसेट्स खरीद सकते हैं, मीन्स वो डिस्काउंट भी इशू करेंगे। सर्विसर फॉर द ट्रांजेक्शन इज अपॉइंटेड नॉर्मली द ऑर्गेनाइजेटर, मीन्स एक बंदे को अपॉइंट किया जाता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेटर, जो ये सारे काम को ऑर्गेनाइज करते हैं, मीन्स उसको हैंडल करते हैं। डेप्टर्स आर नॉट टू नोटिफाइड डिपेंडिंग ऑन द लीगल वारंट। इस केस में जो बंदे डेप्टर्स होते हैं इनको नोटिफाई नहीं किया जाता, मीन्स कंपनी ने जिनसे पहले ही पैसा लेना होता है उनको नोटिफाई नहीं किया जाता भी आप आइए कंपनी में इन्वेस्टमेंट कीजिए। जब तो उनसे पहले से ही पैसा लेना है, पहले वाला पैसा तो आपको मिल नहीं रहा है,
नहीं, अगर मान लो किसी कंपनी से आपने पैसे इन्वेस्टमेंट करवा ली, पहले वाला पैसा तो मिला नहीं, तो आप इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा बंदा। तो एक लीगल रिक्वायरमेंट यही है कि जो भी कंपनी के डायरेक्टर होंगे उनको नहीं बोला जाता भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट आप करो। सर्विसेज कलेक्ट फ्रॉम द रिसीवेबल यूजुअली इन द एरो मैकेनिज्म एंड वाटरफेल अरेंजमेंट पे फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ। इसमें जो इन्होंने अलग अलग पॉइंट लिखे हैं जैसे वाटरफेल अरेंजमेंट्स या फिर एस्क्रो मैकेनिज्म, ये कंपनी अलग अलग पेमेंट्स करने के तरीके होते हैं। मान लो कई लोगों ने तो जैसे हम ड्रॉप बॉक्स की सर्विसेज लगाते हैं अलग अलग सिटीज़ में, मान लो हमारे पास बैंक्स में डील होती हैं तो हमने अपना ड्रॉप बॉक्स लगाया होता है, जाओ हमारे वहाँ पे चेक डाल दो, हमारे अकाउंट्स में आ जाएंगे। नहीं तो हमने एक बंदा स्पेशल रखा होता है, वो जाके कलेक्शन करके लेके आता है अलग अलग पार्टी से जाके पैसे के लिए। SPV either pass the collection or investors is then same for pay of the investors started predetermined internal। जब भी SPV में पैसा होगा ये पहले से ही प्री डिटरमाइंड इंटरनल पे पैसा आता है। जैसे हम शेयर कैपिटल इशू करते हैं, पहले एप्लीकेशन मनी, फिर अलॉटमेंट, फिर आपके पास कॉल मनी और लास्ट में फाइनल मनी। सेम SPV में भी है, पहले से ही डिसाइड कर लेता है भी किस किस टाइम पे पैसा हमें लेना है। इन केस ऑफ डिफॉल्ट द सर्विसेज टेकन अगेंस्ट द डेप्टर्स एज पर द एग्रीमेंट्स। अगर मान लो कोई पर्सन डिफॉल्ट हो जाता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन भी लिए जाते हैं। मान लो कोई बंदा जिससे पैसे लेने थे कंपनी ने, वो बाद में फेल हो जा रहा है तो उसके अगेंस्ट केस भी हो सकता है, मतलब केस मान सकते हैं या फिर कोई भी एक्शन लेंगे। जो उसने पैसा पहले दिया होगा वो कंपनी अपने पास रख भी सकती है। When only small amount of outstanding receivable are left or collateral, originator may clean up the transaction by buying back the outstanding receivable। मान लो कोई छोटी अमाउंट कहते रह जाती है तो उस टाइम पे हम बाय बैक कर लेते हैं, उसकी अमाउंट्स को जो है खत्म करते हैं। भी इतना पैसा हमसे उसे कम ही लिया तो बाकी के अमाउंट छोड़ के जितना पैसा उसने दिया होता है उसको अपने पैसे में उसका अमाउंट दिखा देते हैं। एंड ऑफ ट्रांजेक्शन में क्या है, सारे बंदों को प्रॉफिट जरूर दिया जाता है। जब भी ये मॉडल कंप्लीट होता है तो जिन जिन बंदों ने पैसे लगाए होते हैं उनको प्रॉफिट ऑलवेज होता है। कंपनी को भी प्रॉफिट होता है कि उनकी मशीन जो है अपना पैसा कहीं लगाए के बिना बाहर से इकट्ठी निकल के आ जाती है, और जिन लोगों ने पैसा लगाया था उनको भी प्रॉफिट मिल जाता है। हर एक कंपनी, इसको हम देखो इन्होंने ये बताया इंडिपेंडेंट असेसमेंट ऑफ SPV। जब भी कोई SPV मॉडल लगाया जाता है कंपनी में, ये हमेशा इंडिपेंडेंट होते हैं। हम किसी के ऊपर डिपेंड होकर नहीं चलते भी 5 बंदे हमारी कंपनी में, यही बंदे पैसे ही लगाएंगे तो हम काम चलाएंगे। कंपनी इंडिपेंडेंट हो जाती है और बाहर से पैसा इकट्ठा हो जाता है। पेज नंबर 203, ऑडिट ऑफ डेप्रिसिएशन। कंपनी जो डेप्रिसिएशन चार्ज करती है उसमें क्या क्या उन्होंने डेप्रिसिएशन मीन्स अपनी बेस पे कोई भी डेप्रिसिएशन लगती है। मैंने आपको पहले भी बताया था डेप्रिसिएशन के भी रूल्स हैं। फर्नीचर्स के ऊपर अलग अलग परसेंट है। मान लो आपके पास कोई कैमरेज वगैरह लगे हैं या कोई LCD वगैरह है, हर एक चीज के ऊपर अलग अलग रेशो बनी हुई है, उस रेशो के अकॉर्डिंग ही डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। सबसे पहले देखो इन्होंने लिखा भी, अगर जब भी डेप्रिसिएशन ऑडिट होगा, चेक द डेप्रिसिएशन रेट्स एज पर प्रोवाइडेड इन कंपनी एक्ट 1956। जब भी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, जो रेट्स कंपनी एक्ट में दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही लगेंगे। चेक वेदर देयर एंड एनी एडिशन मेड ड्यूरिंग द ईयर इफ द चेक वेदर डेप्रिसिएशन इज करेक्टली चार्ज। ये भी देखना होगा पूरे साल में कोई नई फिक्स एसेट्स तो नहीं आपके पास हुई। एडिशन का मतलब होता है जो पहले से चल रही थी उसमें कोई और चीज तो ऐड नहीं होगी। मान लो कंपनी में फर्नीचर था, कंपनी और फर्नीचर लेके आ गई, अगर लेके आई है तो उसकी डेप्रिसिएशन एज पर जब वो डेट में आई थी तो उसका डेप्रिसिएशन प्रॉपर कैलकुलेट हुआ है या नहीं हुआ। चेक वेदर द सेल ऑफ द एसेट्स इज यस, देन चेक इट्स ट्रीटमेंट गिवन बाय द कंपनी। अगर कोई एसेट्स कंपनी ने सेल कर दी है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कंपनी ने किया है या नहीं किया। मीन सेल ऑफ एसेट्स करने पे जितनी डेप्रिसिएशन लगनी चाहिए थी जिस टाइम की, वो लगा के उन्होंने अमाउंट्स को खत्म किया है या नहीं किया, ये भी चेक करना होगा। स्क्रूटिनाइज ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सपोर्टिंग एन एडिशन मेड बाय द कंपनी। अगर मान लो कोई नई एसेट्स कंपनी लेके आई है तो उसके रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सिक्योरिटी होनी भी जरूरी है। मीन्स वो डॉक्यूमेंट सारे चेक होने भी जरूरी हैं। आल्सो चेक एप्लीकेशन ऑफ AS10 AS6 वेदर इट्स हैव बीन करेक्टली अप्लाइड बाय द मैनेजमेंट्स। ये फॉर्म होते हैं कंपनी जो परफॉर्म में होते हैं। जब भी कोई मान लो कोई एसेट्स हम खरीद के लेके आते हैं तो कंपनी ने इन परफॉर्मेंस को फिल किया या नहीं किया, मीन गवर्नमेंट को इन चीज़ों के बारे में बताया या नहीं बताया, वो सारी नॉलेज आपको देनी होगी। वेदर ऑल एसेट्स एडिड एंड सोल्ड बाय द मैनेजमेंट आर प्रॉपरली ऑथराइज्ड बाय द पासिंग रेजुलेशन। जो भी एसेट्स कंपनी ने सेल की या फिर परचेज की उनको प्रॉपर ऑथराइजेशन के अकॉर्डिंग किया या नहीं। मान लो जिन बंदे की ड्यूटीज थी या जिन बंदों को अथॉरिटीज थी वही बंदे ये काम कर सकते हैं। अदरवाइज कोई बंदा बोले मैं खरीद के लेके आऊंगा या मैं सेल करूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि कंपनी में सभी लोगों की ड्यूटीज पहले से ही सेट होती हैं। आल्सो चेक द इंटरनल पॉलिसी ऑफ द कंपनी। अगर कोई कंपनी की पहले से कोई पॉलिसी है तो उसको चेक करना भी जरूरी है। डेप्रिसिएशन मोस्टली कंपनी में कहता हम देखते हैं तो 2 प्रकार से ही होती है, स्ट्रेट लाइन और
रिटर्न डाउन, जैसे सेकंड में लिखा है मॉडिफाइड एसिलेटेड कॉस्ट रेवेन्यू सिस्टम, इसको रिटर्न डाउन हम बोल सकते हैं। ज्यादातर कंपनी में जो चलती है वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ही होता है। जैसे जैसे आपकी वैल्यू कम होती चली जाएगी उतना परसेंट हर साल वो चार्ज करते चले जाते हैं, तो ये वाले मेथड को हम बोलते हैं रिटर्न डाउन। हाउ टू डिडक्ट ऑफिस इक्विपमेंट एंड फर्नीचर, कैसे कहता हम अपने ऑफिस इक्विपमेंट या फिर फर्नीचर में डिडक्शन कर सकते हैं। आपको कुछ ही पॉइंट माइंड में रखने हैं। पहले तो कंपनी एक्ट के रूल देखिए, जो रूल के अकॉर्डिंग रेट है वो आपको रेट माइंड में रखना होगा। जैसे आपका साल खत्म होता है, जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड चल रहा होता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको अमाउंट डिडक्ट करने, मान लो 100 रुपये है, उस पर 10% निकलेगा तो 10 रुपये माइनस हो जाएंगे। अगले साल 90 रह जाएंगे तो 90 में फिर 10 निकलेंगे तो 9 रुपये निकलेंगे अगले साल, तो हर साल वही निकलने वाला है। कुछ एडिशन हुआ तो एडिशन में आपको टाइम पीरियड साथ में देखना होता है। मान लीजिए अगले साल मैं कंपनी में 1 मई को कोई चीज़ लेके आ जाता हूँ, वही चीज़ फर्नीचर पहले साल भी पड़ा था मेरे पास, मई में नया आ गया, तो अगले साल जो मई में फर्नीचर आया उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन लगनी है, लेकिन वो कितने महीने की लगनी है, वो 11 महीने की लगनी है। तो ये टाइम भी आपको याद में रखना होगा। अगर इन चीज़ों को हम दिमाग में नहीं रखते हैं तो डेप्रिसिएशन फ्री पॉजिटिव कैलकुलेशन कभी नहीं होती थी। इसीलिए ऑडिट में हमेशा सीए इस चीज़ को खुद भी करते हैं, नहीं तो ये खुद ही बोल देते हैं कि आप डेप्रिसिएशन वगैरह कुछ भी चार्ज मत करना, हम अपने हिसाब से ही चेक करके रेट आपको बताएंगे, तो आप खुद ही उसकी एंट्री पास कर लेंगे। बहुत सारी कंपनी में ऐसे ही होता है, डेप्रिसिएशन वगैरह ऑडिटर जो होते हैं जैसे ये जिनसे बैलेंस शीट बनती हैं वो खुद ही एंट्री पास कर देते हैं, आपको बाद में अपने अकाउंट्स में उन एंट्रियों को ऐड करना होता है। ये था आपका टॉपिक ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है ऑडिटर की अपॉइंटमेंट, उसकी ड्यूटीज या फिर उसके राइट्स वगैरह जो भी होते हैं वो सारे इस टॉपिक में आ जाएंगे। ऑडिटर के बारे में हमने पहले बहुत बार पढ़ लिया, फिर भी ये पॉइंट दोबारा है। सबसे पहले आ रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर्स, मतलब जब भी कोई बंदा अपॉइंटमेंट करेंगी उसकी कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जिस बेस पे वो बंदा क्या है ऑडिटर बन सकता है। सबसे पहले लिखा उन्होंने प्रैक्टिस चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो भी बंदा ऑडिटर बनेगा उसको सीए की प्रैक्टिस होनी चाहिए, मीन्स वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है तो कभी भी ऑडिटर नहीं बन सकता। प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटेंसी, जो बंदा कहता अकाउंट्स लेवल में बना होगा, जिसको अकाउंटेंसी लेवल की पूरी नॉलेज होगी, वो भी अकाउंटेंसी में प्रैक्टिस करके जो है ऑडिटर बन सकते हैं। कंपनी में जैसे मैंने बोला अभी जरूरी नहीं है, कंपनी जो रेगुलर बेस पे ऑडिट करवाते हैं उनमें ऑडिटर ही जो होते हैं वो कंपनी के अकाउंटेंट ही होते हैं, जिनको प्रॉपर नॉलेज होती है कंपनी में, पूरा का पूरा डाटा वो वेरीफाई करते हैं, सिर्फ जाके सीए से स्टैंप लगवाते हैं, सारा काम करते हैं वो अकाउंटेंट ही हैं। बहुत सारी कंपनी में होगा, किसी भी कंपनी की एग्जाम्पल मेरे पास कोई ऐसा पर्सन, ओस वाली इंडस्ट्री देखी जो अपने लुधियाना में एंटर करने में अपोलो से पहले है, वहाँ पे एक लड़का लगा हुआ है, नेम तो मुझे नहीं पता, वो पूरा का पूरा काम वो लड़का देखता है। उसके साथ 2-3 बंदे आगे काम करते हैं अकाउंट्स में, लेकिन पूरा का पूरा काम वो करते हैं, मीन्स ऑडिट तक का काम भी वही करते हैं। सीए नहीं है, उसके बाद सीए की डिग्री नहीं है, लेकिन सारा काम वो करता है। सीए अलग कंपनी का है, लेकिन वो सारा काम करने के बाद सीए के पास लेके जाता है और स्टैंप लगवाता है बस। तो मतलब जिस बंदे को प्रॉपर अकाउंट्स की नॉलेज भी होती है वो भी ऑडिटर हो सकते हैं कंपनी में। वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि जिन बंदों के पास वेरिफिकेशन होती है, मीन जो बंदे बुक्स ऑफ अकाउंट्स की वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे जैसे एंट्री पास होते हैं, जिनको प्रॉपर नॉलेज होगी वो भी बंदे ऑडिटर का काम कर सकते हैं। प्रोफेशनल सर्विसेज का मतलब क्या मतलब है, जो बंदे फाइनेंस रिलेटेड काम में काम करते हैं, जैसे मान लो कोई बैंक में बंदे, बैंक में भी ऑडिटर होते लगे तो बैंक में होते हैं, लेकिन उनको प्रोफेशनल नॉलेज होती है, गवर्नमेंट ने उनको खुद ही हायर किया होता है, तो वो बंदे भी ऑडिटर बन सकते हैं। कभी कहीं जगह पे कुछ आपको पता है गवर्नमेंट अलग अलग पर्सनों की डिटेल लगा देती है, कोई बैंक वालों की, स्कूल वालों की इकट्ठे करके भेज देते हैं, तो वो जो इन्वेस्टमेंट करने आते हैं वो भी एक तरह के ऑडिटर ही होते हैं, क्योंकि उनको प्रोफेशनल नॉलेज होती है। फिर है रेंडर्स दी सर्विसेज, जब वो बंदों को भी ऑडिटर बना दिया जाता है जो बंदे पहला कहता अपनी प्रैक्टिस करके काम को खत्म कर चुके होते हैं, मीन्स उनकी सर्विसेज लेवल जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लगे थे, एग्जाम्पल कोई चीफ जस्टिस लगा था, पहले जज था सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, उसको भी हम मीन्स ऑडिटर में लेके आ सकते हैं। गवर्नमेंट चाहे तो किसी को भी बना सकती है, जो बंदे पहले से ऊंची मीन्स ओहदे पे लगे हुए थे, जो अपनी सर्विसेज खत्म कर चुके हैं उनको। सर्टिफाइड ऑडिटर्स, जिनके पास सर्टिफिकेट ही होता है भी ऑडिटर हैं, वो भी ऑडिटर बनेंगे। डिसक्वालिफिकेशन भी लिखेंगे, कौन से पर्सन कहता जो है ऑडिटर नहीं बन सकते। सबसे पहले लिखा है बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी कंपनी या कोई कंपनी का मेंबर ऐसे कोई ऑडिटर नहीं बन सकता। एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय या कोई ऑफिसर है जिसको कोई नॉलेज ही नहीं है, वो ऑडिटर नहीं बनेगा। ए पर्सन हु इज एम्प्लॉय एंड ऑफिसर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी,
मान लो कोई कंपनी में पहले से काम कर रहा था, दूसरी कंपनी में ऑडिटर बनने जा रहा है, वो बंदा ऐसे कभी नहीं बन सकता। ए पर्सन who is indebted the company amount of exceeding 1000 has been given an guarantee and third person company amount of exceeding 1000। ए पर्सन, जो भी एक बंदा जिसका कंपनी के पास 100 रुपये उधार, 100 रुपये नहीं सॉरी 1000 रुपये उधार में खड़ा है, या फिर उसने 1000 रुपये लिए जब उससे ज़्यादा अमाउंट के लिए गारंटी वगैरह भी दे रखी है किसी पर्सन के लिए, वो कभी भी ऑडिटर नहीं बनेगा। मीन्स ऑडिटर फ्री ऑफ माइंड वाले होने चाहिए। स्पाउस ऑफ ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, कंपनी का जो डायरेक्टर होगा उसकी घरवाली या फिर उसका घरवाला कोई भी ऑडिटर नहीं बन सकती। द पर्सन हु इज अ डायरेक्टर ऑफ एन ऑफिसर ऑफ एम्प्लॉय, किसी कंपनी में कहता आप पिछले 3 सालों से या लगातार 3 सालों से डायरेक्टर हैं तो आप उस कंपनी में ऑडिटर नहीं बन सकते। ए पर्सन हु इज ए पार्टनर और डायरेक्टर, किसी कंपनी में कहता आप पार्टनर हैं या डायरेक्टर हैं या किसी कंपनी के साथ आप जुड़े हुए हैं तो भी आप ऑडिटर नहीं बन सकते। उसके बाद जर्नल रूल क्या है कंपनी में ऑडिटर को हायर करने में। जब भी कंपनी में कहता कोई भी ऑडिटर हायर होते हैं, सबसे पहले कंपनी में जनरल डायरेक्टर्स हैं वही हायर करते हैं। अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हैं तो जब भी ऑडिटर रखा जाएगा तो कंपनी की जनरल मीटिंग में उनके लिए वोटिंग की जाती है, किस बंदे को हटाना है या रखना है, वो जनरल मीटिंग में। मीन्स कंपनी का फर्स्ट जो ऑडिटर है वो कंपनी के डायरेक्टर ही हायर करते हैं, क्योंकि कंपनी जब स्टार्ट होती है तो डायरेक्टर खुद डिसाइड करते हैं कि इस बंदे को हमने ऑडिटर बनाना है। उसके बाद ऑडिटर का रेगुलर रखना है या नहीं रखना, जब कंपनी की शेयर कैपिटल इशू हो जाएगी तो जनरल जब मीटिंग कंपनी की होगी उसमें डिसाइड किया जाएगा एज पर वोटिंग, उस बंदे को रखना है या आगे कंटिन्यू करना है या डिसकंटिन्यू करना है। सबसे पहले इन्होंने लिखा है भी कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी टेम्परेरी नेचर। कैजुअल वैकेंसी का मतलब होता है कि एक टेम्परेरी बेस पे और जब किसी बंदे को हम अपॉइंट कर लेते हैं, मैंने एग्जांपल बोला भी स्पेशल, जैसे कंपनी का जो फर्स्ट ऑडिटर है डायरेक्टर हायर कर लेते हैं, उसको हम कैजुअल वैकेंसी पे भी मान सकते हैं। भी अभी कोई वोट कंपनी की मीटिंग हुई नहीं है, मीटिंग में डिसाइड ही नहीं किया तो उस टाइम पे किसी बंदे को रख लिया तो वो कैजुअल वैकेंसी में आ जाएगा। फिर है सीलिंग ऑफ नंबर ऑफ कंपनी ऑडिट्स। कंपनी में कहता सीलिंग मीन्स एक फ्लोर सेट किया कि कितने ऑडिट कंपनी में होने चाहिए एज पर गवर्नमेंट। जिन कंपनी की टर्नओवर पहले ही हमने बताया 20 लाख से ज़्यादा है उनका ऑडिट होना ज़रूरी है। ऑडिट साल में एक ही बार होता है। सीलिंग नंबर ऑफ सीलिंग तो ही है, बाकी तो कंपनीज खुद डिसाइड करती हैं अपना इंटरनल ऑडिट जितनी बार मर्जी करते रहे हो कंपनी में। गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से ऑडिट जो होगा वो साल में एक बार होना ज़रूरी है और उसकी रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट के पास जाती ही जाती है। फिर है अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। मान लीजिए कंपनी में कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, जिन बंदों ने कंपनी में शेयर कैपिटल खरीदी हुई है वही शेयर कैपिटल में वोटिंग करते हैं। वोटिंग में जिन लोगों ने शेयर कैपिटल 25% शेयर कैपिटल जिनके पास सबके पास है वो बंदे वोटिंग करेंगे। अगर वो वोटिंग में हक देते हैं उस बंदे को तो अपॉइंट कर भी सकते हैं। अगर किसी बंदे को पहले से लगा हुआ तो उसको हटा के दोबारा उसी को दोबारा फिर रखना है तो दोबारा रीअपॉइंट भी कर सकते हैं। उसके लिए एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना जरूरी है। ये रेजोल्यूशन पास कब होते हैं, कंपनी की जनरल मीटिंग में ही पास होती है। फिर अच्छा स्पेशल रेजोल्यूशन जो वोटिंग भी होती है ना 75% इन फेवर होनी चाहिए। जो नॉर्मल रेजोल्यूशन जस्ट सिंपल रेजोल्यूशन पास होता है उसमें 50% वोटिंग होती है, 50% इन फेवर ऑफ पर्सन, अगर ये 50 या 60। लेकिन जो स्पेशल होगा उसमें 75% या फिर उससे ज़्यादा की उस बंदे के फेवर में वोटिंग होनी चाहिए, तब जाके वो बंदा पास होता है। टेनर ऑफ द ऑफिस और ऑफिस ऑफ ऑडिटर्स, मतलब जो बंदे हमारे पास कंपनी में आएंगे या जिन बंदों को आप रखते हैं कंपनी में, हम उनको कितने टाइम के लिए रखते हैं। हमारे पास जो एग्रीमेंट होता है वो नेक्स्ट जनरल मीटिंग तक का ही एग्रीमेंट होता है। ऑडिटर कोई 5 साल के लिए या 10 साल के लिए कंपनी में फिक्स नहीं किया जाता। एक टेनर होता है भी जब तक हमारी आज जनरल मीटिंग हुई, आज हायर होगी, अगली जनरल मीटिंग तक उसको रखा जाता है। दोबारा रीअपॉइंट करना है, अगली जनरल मीटिंग में दोबारा स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे, उस बंदे को दोबारा अपने पास रख लिया जाएगा। रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर। रीअपॉइंटमेंट का मतलब क्या होता है भी जब किसी बंदे को हट रहा था उसको दोबारा करना है। When he is not qualified for reappointment, कुछ सिचुएशन होती है कहता हमें दिमाग में रखनी होती है। कोई बंदा रिटायर हुआ है या रीअपॉइंट करना है तो कुछ पॉइंट देखना होगा। अगर कोई बंदा कहता दोबारा क्वालिफिकेशन ही नहीं है रीअपॉइंटमेंट होने के लिए तो उसको मत कीजिए। अगर वो क्वालिफाइड है, अभी मान लो कोई बंदा काफ़ी ज़्यादा एज्ड हो गई है, काफ़ी बातें भूलने भी लगा है, तो उसको दोबारा रीअपॉइंट करने का कोई फायदा ही नहीं है। उस बंदे को रीअपॉइंट करो जो बंदे के पास कैपेबिलिटी है। सेकेंड, व्हेन ही हैज़ गिवन द कंपनी नोटिस इन राइटिंग ऑफ हिज अनविलिंगनेस ऑफ रीअपॉइंटमेंट। अगर मान लीजिए किसी बंदे ने पहले लिख के दे दिया कि वो सेटिस्फाई नहीं है दोबारा रीअपॉइंट होने के लिए, आप उस बंदे को दोबारा रीअपॉइंट मत कीजिए। अगर वो खुद ही सेटिस्फाइड है तो आप उसको कर लीजिए। ए रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड एट द मीटिंग अपॉइंटमेंट समबॉडी इंस्टेड ऑफ हिम।
अगर कंपनी में कहता है रेजोल्यूशन पास हो गया है, भी हम एक बंदे की जगह दूसरा बंदा पास करेंगे, तो आप पहले बंदे को रीअपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। वेयर नोटिस हैज बीन गिवन ऑन इंटेंट रेजोल्यूशन, अगर मान लो किसी बंदे को पहले से ही नोटिस दे दिया गया है कि आपको दोबारा रीअपॉइंट नहीं किया जाएगा, तो और मेंबर पहले वाले बंदे को रीअपॉइंट करने के लिए किसी भी बंदे को फोर्स नहीं कर सकते। ये तो पॉइंट दिमाग में आपको रखने होंगे भी, अगर किसी बंदे को रखना है तो उसकी अपनी सहमति होनी चाहिए, प्लस उसका एज फैक्टर भी हमेशा माइंड में रखना होगा, उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है या नहीं हुआ, उस बेस पे ही रीअपॉइंट होगा, अदरवाइज वो पास नहीं किया जाएगा। प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, कंपनी में जो फर्स्ट ऑडिटर आएगा उसकी अपॉइंटमेंट की जाती है। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर कंपनी के जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही पास करते हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे विद इन वन मंथ ऑफ डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी जब रजिस्टर्ड हुई उसके एक महीने के अंदर अंदर जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मान लो कोई कंपनी स्टार्ट हुई, 2 मेंबर थे जो डायरेक्टर ही बने कंपनी में, वही डिसाइड करेंगे कंपनी में किस बंदे को हमने ऑडिट में रखना है या नहीं रखना है, और उसकी रिपोर्ट्स भी आपको जो है रजिस्ट्रार के पास सबमिट देनी होगी। मीन जनरल मीटिंग में फिर हम डिसाइड कर लेंगे इस बंदे को हमने ऑडिट पे रखा है। प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट रेगुलर ऑडिटर ऑफ एजीएम, जब भी कंपनी में कहता रेगुलर ऑडिटर हायर किया जाएगा, वो कब रखा जाएगा? एनुअल जनरल मीटिंग। एजीएम का मतलब ये होता है कंपनी के साल में जो एनुअल जनरल मीटिंग होगी, ये कंपनी को हर साल करवानी जरूरी होती है। इसमें 15 महीने से ज्यादा का गैप कभी भी नहीं होना चाहिए। कंपनी को विद इन 15 मंथ, वैसे तो साल 12 महीने के अंदर अंदर, कई बार किसी रीजन की वजह से कंपनी लेट हो जाती है तो उनको 15 महीने के अंदर अंदर एनुअल जनरल मीटिंग करवानी जरूरी है। जब भी एनुअल जनरल मीटिंग होगी तो कंपनी किसी भी एक्सटर्नल ऑडिटर को बोर्ड ऑफ मीटिंग में लेके आ सकती है और उसके लिए रेजोल्यूशन पास करवाया जाएगा। कोई एजेंडा रखा जाएगा भी हम उस बंदे को क्यों हायर करने जाते हैं। एजेंडे का मतलब क्या होता है भी, कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन या कुछ ना कुछ उसकी स्पेशलिटी दिखाई जाएगी भी, हम जिस बंदे को लेके आए हैं भी इस बेस पे लेके आए हैं, बाकी लोग देखो भी क्या करना है। क्योंकि एजेंडा पहले ही सब लोगों को भेज देता है। मान लीजिए कंपनी में आप सभी लोग शेयर होल्डर हैं, आज मीटिंग स्टार्ट हुई है, तो आपको मीटिंग से 14 दिन पहले जो नोटिस आना है उसमें आपको एजेंडे में बता दिया जाता है कि हमने एक ऑडिटर हायर करना है, उसका नाम ये है, उसका एड्रेस ये है, इस बंदे की पहले क्वालिफिकेशन ये है। आप इसके बारे में नॉलेज लेके आइए, कंपनी में बैठ के हम मीटिंग करेंगे और वोटिंग करेंगे। अगर वो बंदा सेटिस्फाइड लगा सब लोगों को तो उसको हायर कर लिया जाएगा, अदरवाइज उसको लीव कर दिया जाता है। ऑन द ड्यू डेट पास द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, एक जब कंपनी में मीटिंग का टाइम आता है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया जाता है। इसमें फेवर ऑफ वोटिंग 60% होनी चाहिए। अगर 60% से ज्यादा वोटिंग हो जाती है तो उस बंदे को हायर कर लिया जाता है। इंटीमेट द ऑडिटर रिगार्डिंग हिज अपॉइंटमेंट, अगर किसी बंदे को ऑडिट कर लेता है विद इन 7 डेज ऑफ कंपनी में, मीन्स उसको 7 डेज के अंदर अंदर अपना एक एग्रीमेंट लिख के देना होगा और 30 दिन के अंदर अंदर इंटीमेशन भी देना होगा कंपनी को कि मैं रेडी हूँ। 7 डेज से लेके 30 डेज का टाइम है उसके पास। अगर वो इतनी देर में इंटीमेशन नहीं देता, मीन्स कंपनी से एग्रीमेंट नहीं करता, साइन नहीं करता, तो फिर उस बंदे को हटा ही दिया जाता है, फिर रखते नहीं, अगर चाहे कंपनी में पास भी हुआ हो। फिर है ऑडिटर इन प्राइवेट कंपनी। जो प्राइवेट कंपनी होते हैं ऑडिटर्स, उनमें कैसे ऑडिटर हायर किए जाते हैं? वो कंपनी में जो मेंबर्स, जो पार्टनर्स होते हैं वही हायर करते हैं, वही डिसाइड करते हैं हमने किस बंदे से ऑडिट करवाना है। उनके लिए कोई स्पेशल मीटिंग्स करवाने की जरूरत नहीं होती, उनको छूट होती है, किसी भी बंदे से ऑडिट करवा सकते हैं, लेकिन वो स्पेशल पर्सन होना चाहिए, मीन्स चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। उसकी रिपोर्ट जो है साइन करवा के वो आगे किसी भी डिपार्टमेंट में जमा करवा सकते हैं। मान लो कोई प्राइवेट कंपनी है, उसको रिमूवल करना है, कभी भी मेंबर चाहें किसी को रिमूव कर सकते हैं। जो ऑडिटर रखा था उसके लिए कोई मीटिंग करने की जरूरत नहीं है। 2-3 मेंबर जो भी हैं उसको दोबारा रख भी सकते हैं, अगर हटाना है तो हटा सकते हैं। लेकिन कोई लिमिटेड कंपनी है, उन्होंने क्या है, उनको एनुअल जनरल मीटिंग में ही हटाया जाएगा, उसके लिए वो एजेंडा पास किया जाता है, या फिर रिफंड करना तब भी। ये हमारे पास राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटी ऑफ ऑडिटर। कंपनी में जो बंदा ऑडिटर बनेगा उसके सबसे पहले बात करते हैं पावर्स या फिर राइट्स। उसके राइट्स क्या होते हैं? सबसे पहला राइट्स ये होता है कि वो पूरी की कंपनी की जितनी भी बुक्स बनी होंगी उनमें अक्रॉस चेक कर सकते हैं। किसी भी बुक को कंपनी मना नहीं कर सकती भी हमने ये चीज नहीं दिखानी, उसके पास पूरे पावर्स होते हैं। जब वो ऑडिटर बनेगा तो सभी चीजों को चेक कर सकता है। किसी भी बंदे से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो रिसीव कर सकता है, कोई एक्सप्लेनेशन लेनी हो किस बेस पे वो काम हुआ तो वो ले सकता है उससे बंदे से। कोई कंपनी से पेपर लेने हो किसी भी ब्रांच से, मान लो कंपनी की 5 ब्रांच हैं, ऑडिटर तो एक ही होता है सभी ब्रांच का, तो किसी भी ब्रांच से कोई डाटा उसने लेना है या कोई पेपर लेने उनको भी ले सकता है वो। राइट टू रिसीव द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग एंड अटेंड द जनरल मीटिंग। उसके पास ये भी एक नोटिस होता है, उसकी पावर होती है। कंपनी में जो भी एनुअल जनरल मीटिंग होगी, अगर तो वो नहीं गया तो कोई बात नहीं है, उसके मिनट्स वो ले सकता है। मीन्स कंपनी में जो जो बातें होती हैं उसका रिकॉर्ड जरूर होता है।
प्लस अगर वो कंपनी में है, जनरल मीटिंग जाना चाहता है तो वो जा भी सकता है। राइट्स टू मेक रिप्रेजेंटेशन वेयर द ऑडिटर्स पर्सन इज बीइंग अपॉइंटेड एज ऑडिटर। उसके बाद एक ये भी राइट होता है, समटाइम किसी भी रीजन से वो बीमार है या कहीं कहीं गया हुआ है या कोई ऐसी मिस हैपनिंग होगी जिसकी वजह से वो नहीं आ पाता, तो अपनी जगह किसी ऑडिटर को रिप्रेजेंट भी कर सकता है। मेरी जगह पे अभी कुछ टाइम के लिए ये बंदा आपके पास रहेगा। फिर है ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर। जब ऑडिटर की कुछ राइट्स है तो उसकी ड्यूटीज भी होती हैं। सबसे पहले टू गिव एनी रिपोर्ट्स टू मेंबर ऑफ द अकाउंट्स, सभी मेंबर्स को अकाउंट्स की रिपोर्ट देगा। वेयर एनी मैटर रिपोर्टेड, अगर किसी प्रकार का कोई मैटर नेगेटिव निकल के आता है तो नेगेटिव मैटर की रिपोर्ट्स भी सबको देगा और उस मैटर को सही करने के लिए या फिर उस बंदे में कोई भी जब फ्रॉड पर्सन है या फिक्सियस पर्सन है उसको फाइंड करेगा वो। इंक्लूड इन द रिपोर्ट्स कंपनी सच एनी मैटर डायरेक्टेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, अगर किसी गवर्नमेंट ने कोई बोला है कंपनी के लिए ऐसा कुछ होना चाहिए, रिपोर्ट्स में सारा कुछ ऐसे बता के जरूर बताएगा वो। कंपनी की वो सारी जर्नल मीटिंग उसकी ड्यूटीज हैं, जितनी भी कंपनी में मीटिंग होंगी जर्नल मीटिंग के अलावा कोई भी मीटिंग हो रही है, कई बार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग हो जाती है या फिर क्लास मीटिंग कंपनी में हो जाती है, इन सभी मीटिंग्स को अटेंड करने की ड्यूटी भी उसकी होती है। क्योंकि कंपनी में ड्यूटीज में उसकी ड्यूटी होती है कि उसकी बैलेंस शीट जो होती है उनको बना के प्रेजेंट करना या उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देना, वो ऑडिटर ही पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। टू मेक रिपोर्ट इंक्लूजन इन प्रोस्पेक्ट्स, मान लो कोई कंपनी प्रोस्पेक्ट इशू कर रही है शेयर इशू करने के लिए, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, कोई चीज़ बढ़ानी है या कुछ हटानी है तो उसके बारे में भी पहले बताएगा वो। सर्टिफाई रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स इन दी स्टेचुटरी रिपोर्ट्स, कंपनी में जितनी भी पेमेंट्स आई रिसिप्ट्स आई उसके ऊपर उसके साइन वगैरह होने चाहिए, मीन्स सभी लोग मानेंगे भी एक्चुअल में जो डाटा वेरीफाई हुआ सही हुआ। मेक ए रिपोर्ट ऑन डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी इन केस ऑफ वॉलंटरी वाइंडिंग अप, अगर कोई कंपनी अपनी सहमति से ही बंद होने को सोच रही है, वॉलंटरी वाइंडिंग अपना मतलब होता है अपनी सहमति से, तो उसकी सॉल्वेंसी रिपोर्ट भी बनानी ऑडिटर की जिम्मेवारी होती है। कंपनी अपने आप को दिवालिया घोषित ऐसे नहीं बोल देगी हमारे पास पैसा नहीं है हम कंपनी बंद कर देंगे। ऑडिटर रिपोर्ट बनाएगा, सभी चीज़ों को फाइंड करेगा, किन चीज़ों को पहले पैसा इकट्ठा करना है वो पैसा इकट्ठा करेगा, फिर सबसे पहले जिन जिन के पैसे देने, पैसे देने के बाद अगर पैसे बच गए ठीक है, अदरवाइज फिर दिवालिया घोषित कर देता है वो कंपनी में। एक्सरसाइज रीजनेबल केयर एंड स्किल इन कैरिंग आउट हिज ड्यूटीज, मेक हिज इंक्वायरी कंसिडर नेसेसरी, अपनी ड्यूटीज में वो ये भी ध्यान रखेगा मीन्स एज पर प्रोफेशनल नॉलेज, जहाँ जहाँ पर कोई नेसेसरी डिसीजन लेने की जरूरत है, मान लो किसी प्रकार का कोई लॉस हो रहा है कंपनी का, तो उस टाइम पर रिपोर्ट बना के वो कंपनी को दे देगा। रीडिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट्स, कंपनी में जो भी ऑडिटर रिपोर्ट्स होंगे, क्योंकि जो कंपनी में ऑडिटर है कभी कंपनी अकाउंटेंट को भी बोल के रखती है हमारी रिपोर्ट्स जो है बनते रहेंगे, वो कंपनी में जो भी रिपोर्ट्स कंपनी का ऑडिटर बना रहा है तो उसको भी वो चेक करेगा टाइम टू टाइम। सिग्नेचर एंड डेट ऑन ऑडिटर रिपोर्ट्स, कंपनी में जो भी ऑडिटर बंदा बनेगा ये हमेशा एक रूल है कि वो ऑडिट के ऊपर अपनी स्टैम्प और साइन जरूर करेगा। विदाउट सिग्नेचर कोई भी रिपोर्ट या फिर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट वैलिड नहीं मानी जाती जब तक ऑडिटर जो है उसको साइन नहीं करता और डेट उस पर इंडिकेट नहीं करता भी किस तारीख को उसने डाटा वेरीफाई करके चीज़ जो है बनाई है, मीन्स कोई भी रिपोर्ट जो बनाई है। आपने बैंक से कोई लोन लेना है या कुछ भी लेना है उस पर ऑडिटर की साइन होनी चाहिए। विदाउट ऑडिटर साइन या स्टैम्प कोई भी बैंक लोन प्रोवाइड कभी भी नहीं करता किसी बिजनेस के लिए, तो उसमें लिखा जाता है कि ऑडिटर ने उसको वेरीफाई किया। ऑडिट ऑफ कॉस्ट अकाउंट, सेम बात है, मान लो कोई आप फाइनेंशियल अकाउंट से ऑडिट कर रहे हैं चाहे कॉस्ट अकाउंट कर रहे हैं, दोनों सेम का रिलेटेड काम होता है ऑडिटर का। जैसे फाइनेंस में उसने रिपोर्ट्स फाइंड करनी है, सेम कॉस्ट अकाउंट में भी सभी चीज को फाइंड करेगा। पोजीशन ऑफ एन ऑडिटर, कंपनी में कहता है ऑडिटर की पोजीशन क्या होती है, फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की चेक करता है वो। ऑडिटर की पोजीशन क्या होती है, एक मान सकते एक प्रोटेक्शन ऑफ शेयर होल्डर मान सकते हैं। कंपनी में जो शेयर होल्डर होते हैं ऑडिटर को क्या बोलते हैं, वो उनका प्रोटेक्टर होते हैं, क्योंकि कंपनी में जिन लोगों ने पैसा लगाया होता है वो हमेशा किसी न किसी चीज़ की गारंटी के बारे में सोचते हैं, तो ऑडिटर उनको क्या एक श्योरिटी बेस पे मान ले या फिर एक प्रोटेक्टर बेस पे मानते हैं कि मान लेते हैं कि कंपनी में हमारे पास एक फायदेमंद के काम कर रहे हैं। ऑडिटर कंपनी में एक एज ए वॉच डॉग होते हैं। हम वॉच डॉग का मतलब उसको एक कुत्ता वगैरह नहीं बोल सकते, मान लीजिए वो निगरानी करने के लिए बंदा होता है, ठीक है। कंपनी में जो भी काम चल रहा होगा वो प्रॉपर तरीके से चेक करना, कहीं पे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उन प्रॉब्लम को दूर करना। कभी भी हम मान लीजिए कंपनी में कोई काम कर रहे हैं, हमें लगता है कि कोई प्रॉब्लम आई तो हम डायरेक्टर ऑडिटर को कॉल करके उसकी हेल्प ले सकते हैं, भी प्रॉब्लम आ रही है, ये एंट्री पास करनी है, किस बेस पे पास करनी है, पैसे की कमी आ रही है, ऑडिटर से आप हेल्प ले सकते हैं। भैया पैसा को जनरेट करें तो कैसे करें, हम अपना पैसा कोई ट्रांजैक्शन अपने बेस पे नहीं घुमा सकते,
मैं कंपनी में लगा हूँ, मेरी एक दूसरी कंपनी में अपना पैसा यहाँ से उठाऊँ दूसरी में डाल दूँ, वो सारा बेस आपको पहले ऑडिटर से एक एज ए सलाह के तौर पे लेना पड़ता है, तभी जाके वो आपको बताता है कि हाँ वैसे काम कीजिए, फिर आपको काम वैसे कर सकते हैं। फिर उस टाइम पे क्या होता है, ऑडिटर की जिम्मेवारी होती है उसने वो काम करवाया। अगर आपने खुद ही पहले कोई एंट्री पास कर ली, बाद में ऑडिटर से पूछ रहे हैं, तो उसमें ऑडिटर की कोई जिम्मेवारी नहीं होती। ऑडिटर एक वॉचडॉग की काम ही करता है। कहीं पे आपको जरूरत पड़े आप ऑडिटर से सलाह दीजिए, आपको वो सलाह फ्री में देगा, आपके वो फायदेमंद होती है। सर बहुत है।